सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Okay, so see this second exercise is quite simple. जो सेकेंड पार्ट है आपका, उसमें आपको दिया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, state whether the following numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion. मतलब आपको सिर्फ जैसे कि ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 13/3125, इसको आपको ऐसे लॉन्ग डिविजन करके नहीं देखना है कि 13 को हम 3125 से डिवाइड करते हैं और हमें जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग मिलता है या नहीं मिलता, हमें वो डिवाइड किए बिना बताना है कि whether this fraction will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. It is very simple, children. All you have to do is, जो आपका denominator है, we write the fractions in the form of p by q, right? तो जो भी हमारा q है, हमें उसके prime factors निकालने हैं. This solution is already done over here. कि आप यहाँ पर देखो कि 3125 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो यू गेट इट इन द फॉर्म ऑफ 5^5. Okay, the solution is already given to us that 3125 can be expressed as 5^5. So now if you want to check whether a following fraction is having a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion, only one thing you have to see, that अगर आपका q is of the form 2m into 5n, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 के फैक्टर्स में और 5 के फैक्टर्स में होना चाहिए. 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर यहाँ पर आता है, जैसे 3 raised to something आया या 7 raised to the power something आया, then this is not going to have a terminating decimal expansion. Okay, so आपका terminating decimal expansion के लिए हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्मेट में आ रहा है. अगर आपको 2m into the form 5n, m और n कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 का पावर m हो और 5 का पावर n हो. हम 2n into 5m लिखेंगे तो भी वो करेक्ट ही है. ओके, दिस एक्सप्रेशन जस्ट स्टेट्स दैट आपको सिर्फ 2 के कुछ पावर्स और 5 के कुछ पावर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए. उसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो आपका जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ठीक है, सो इन दिस केस जैसे हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर मिला 5^5, तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5m, एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5m into 2, अगर n के फॉर्म में शो करना है तो 5 into 2^0. if there is no number in 2s, हम कह सकते हैं कि it is having 2^0. okay, because if I write 5^5, it means 5^5 into 2^0, क्योंकि ये into 1 हुआ. 5^5 into 1 is 2^0, तो 5^5 into 2^0, तो एक तरह से ये भी 2m and 5n के फॉर्मेट में ही हो गया. ठीक है, सो आपको अगर कोई भी इस तरह से शो करना है तो आप इसको 2 और 5 दोनों के फॉर्म में शो करो, या यहाँ पे 2 नहीं है तो you just write कि it is of the form 5n, therefore it will have a terminating decimal expansion. Only this explanation is needed. ठीक है, हम और क्वेश्चंस करते हैं. नाउ नेक्स्ट वाला है 17/8. तो हम 8 के अगर यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे, सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2^3. अगेन वी हैव द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n, यानी आपका 2^3 into 5^0 के फॉर्म में है. देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, मतलब इट इज 5^0. सो देयर इज नो अदर नंबर इन द डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 2 के अलावा आपको और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप सिंपली यही लिखोगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2^m, hence the decimal expansion of 17/8 is terminating, or 17/8 will have a terminating decimal expansion. Okay, only 2 is accepted, only 5 is accepted, 2 and 5 both are accepted, but आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा. ठीक है, ऑल्सो ये भी चेक कर ले. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ पर
आपको वो क्वेश्चन था आई गेस इसमें, नो इट्स, हाँ, जैसे हम ये वाला सम देखते हैं 6/15, ठीक है। अब ये 6/15 के अंदर अगर आप 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 × 5। आप सिर्फ ये देख के डिसाइड कर लो कि 5 के अलावा हमारे पास एक दूसरा नंबर भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप इधर गलत कर रहोगे, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि 6/15 कोप्राइम्स होने चाहिए, मतलब इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। विदाउट बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन हमें ये देखना है कि क्या इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन वाज नॉट पॉसिबल, बट इन दिस केस आई कैन सी आई हैव अ कॉमन फैक्टर 3 2s are 6 and 3 5s are 15. So after simplification now what do I get? अब तो मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रह गया है। तो अगर हम ये सिंप्लीफिकेशन किए बिना कंक्लूजन पे जंप कर देते कि इट विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देन यू वुड हैव गॉन रॉन्ग ओवर देयर। So you just have to, before checking out the factors of Q, first of all we will see that are they having any common factors. If yes, then आप उनको इस तरह से simplify करोगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है, and then further you will see what factors Q has, और फिर उसके बाद में आपको कंक्लूड करना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर एवरीवन? विल जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर का ये देख लेते हैं, जो 129/2 into 5⁵ into 7⁵. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 7⁵ जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है विद 129। सो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा हमारे पास ये एक और नंबर आ गया है 7। ओके, तो आपको क्या लिखना है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m into 5n and it also has 7 as its factor, the decimal expansion of this particular is non-terminating repeating. Okay, ये non-terminating होगा because इसमें हमारा एक 7⁵ एडिशनल आ गया है 2 और 5 के साथ में। We should not have any other number in the denominator except 2 and 5. ठीक है? Is this clear to everyone? Give me a thumbs up, please. अगर आप लोगों को देखना है तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 6th one, 23/2³ into 5²। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n। आपको तो इसमें कुछ फैक्टराइजेशन करना ही नहीं था, पर अगर ऐसे फॉर्म में दिया है तो आप 343 के फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, वो आपको मिलेगा 7⁵3। सो आप अपना रीजन दे दोगे कि ये 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इन दिस केस यहाँ पर 2m और 5n है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, आपको इसमें और कुछ ज्यादा डिटेल में करना नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को आप चेक करोगे एंड देन यू विल गिव योर कंक्लूजन। बट यस, बिफोर आई विल रिपीट अगेन, बिफोर चेकिंग आउट फॉर योर डिनोमिनेटर्स यू आल्सो हैव टू चेक वेदर यू हैव केप्ट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है या नहीं किया है, और अगर वो नहीं है तो आप पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और फिर अपना कंक्लूजन देंगे। ठीक है, सो अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दिस वाज, देयर आर 3 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन 1 हमने किया। अब आपके क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि अगर वो नंबर्स, if those numbers are terminating, if those numbers have terminating decimal expansion, तो आप उसका decimal expansion बताइए। जैसे हमने जो क्वेश्चंस किए फर्स्ट वाले सम में, उसमें कुछ आंसर्स हमें टर्मिनेटिंग के फॉर्म में मिले, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग पे, पर जिनका आंसर हमारा टर्मिनेटिंग था वो डेसिमल एक्सपेंशंस क्या थे वो हमें बताना है। सो मोस्ट ऑफ यू वुड डू इट इन दिस वे कि 3/8 को हम इस तरह से लिखेंगे एंड देन हम लॉन्ग डिविजन से करेंगे। बट लॉन्ग डिविजन से करने के बदले द इजियर वे ऑफ डूइंग दिस इज व्हाट, आप 3/8 की इस तरह से इसकी प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर की आप लिख सकते हो एज 3/2³। ओके,
नाउ हमें क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 5 क्यूब. नाउ व्हाई आई डिड दिस स्टेप, बिकॉज यहाँ पर अगर 2 रेज टू द पावर 3 है तो आई वॉन्ट 5 रेज टू द पावर 3 so that I get the denominator as 10 raised to the power 3. ओके, सो अब हमें इजी हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे डिनोमिनेटर में हैं उतने डिजिट्स हम छोड़ के अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देंगे न्यूमरेटर में. सो अगर आप 5 क्यूब और 3 का प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट 375. rather than dividing, I always find multiplication easier. Okay, so what I would prefer doing over here is denominator की prime factors लिखो, या तो आपको सिर्फ 2s में मिलेंगे या सिर्फ 3s 5 में मिलेंगे या 2 और 5 दोनों में मिलेंगे. अभी पहले वाले में हमारे पास सिर्फ 2s में था, तो जितना 2 का पावर था मैंने उतने ही 5 के पावर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. बट द सेम थिंग हैज टू बी डन इन न्यूमरेटर आल्सो, राइट. हम उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वो प्रोडक्ट करते हैं. सो मैंने न्यूमरेटर को भी 3 into 5 raised to 3 किया, डिनोमिनेटर को भी 2 cube into 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया. सो आई गॉट दिस आंसर एंड दिस कैन बी रिटन 3 प्लेसेस छोड़ना है तो 0.375 विल बी योर आंसर. ओके, ये आप देखो यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है. 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, 3 अपॉन 2 क्यूब इसका था, उसको हमने 5 क्यूब और 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया. सो आपका नीचे 10 क्यूब बना. 10 क्यूब बनाने का रीजन है कि नीचे सिर्फ 10 के मल्टीपल्स में ही हो. 10 रेज टू एनी पावर, 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3 पर हमारा डिनोमिनेटर सिर्फ 10 रेज टू n के पावर उस फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट हम उतने नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर में छोड़ के हम अपना डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो अब वापस हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. It's given 13 upon 125. So 125 के फैक्टर्स क्या हुए, 5 क्यूब, राइट. अब हमें यहाँ पर 5 क्यूब के फॉर्म में दिया है, मतलब इट इज रिटन इन दिस वे 13 upon 5 raised to 3. अब यहाँ पर हमारा 10 raised to 3 कब बनेगा, जब हम इसको 2 क्यूब अपॉन 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 13 raised to the power into 2 raised to the power 3 आप करते हो, so that will be 13 into 8 और नीचे आपका बन जाएगा 10 क्यूब. So 13 multiplied by 8 gives you 104 over here. 104 upon 1000. Again 3 places आप ये छोड़ के अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करोगे तो 0.104 will be your answer. Are we people clear? Just let me know in the chat box तो मैं आगे proceed करूं. You will find this much easier. See, अगर आपको यही चीज कोई बोले कि आप 13 को डिवाइड करो 125 से, तो वो आपको इतना कन्वीनियंट नहीं लगेगा ये वाला प्रोसेस करना. सर प्लीज स्टॉप यॉर्निंग. ये वाले प्रोसेस के बदले आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू, ओके, आई नो मैथमेटिक्स इज बिट बोरिंग फॉर यू, बट वी ऑल हैव टू study. There is no other option. So interest लेके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. Alright, तो हम what I was saying is कि अगर हम ये डिविजन के प्रोसेस के बदले इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो कन्वीनियंट रहेगा, राइट. तो इसको आप ऐसे नहीं कि ये रॉन्ग मेथड है, आप इससे कर सकते हो. If you want to do, you can do this way also and find out the decimal expansion. Okay, but this will be less time consuming, the first one which I showed you. Okay, चलो अभी हम लोग ये हमारा जो मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट करना था वो मैंने कर दिया है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जहाँ पे मुझे बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज हम हाउ टू प्रूव सम गिवन नंबर्स एज इरैशनल वो वाला पार्ट कर रहे हैं. और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई स्टेप में होगा कि नहीं समझ में आया. आई विल डू द सेकेंड सम ऑल्सो. अगर वो क्लैरिटी सेकेंड में भी नहीं आती है, मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो पर्सनली आपको क्लियर करा दूंगी, बट उससे पहले हम लोग वो दो सम्स को समझते हैं. ठीक है, सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर. हम सबको मालूम है √2 इरैशनल नंबर है, राइट, बट हम उसका प्रूफ कैसे देंगे? हाउ डू वी शो दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर?
इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब हम इसको √2 को वी कांट जस्ट डू अ लॉन्ग डिविजन एंड शो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा. इसको हम ये मेथड से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे विथ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. जो मेथड हम करने वाले हैं दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? आप उस चीज को अज्यूम कर रहे हो जो गलत है. आप जानते हो वो गलत है पर फिर भी आप उसे अज्यूम करोगे कि वो ट्रू है. फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देना चालू करोगे एंड लेटर ऑन एट वन पर्टिकुलर स्टेज यू विल एडमिट कि ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है. अब वो रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि आपने गलत अजम्पशन किया था. इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से ले. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट, एंड इफ यू आर कमिंग रोड पे, हाईवे पे आप एक फॉक्ड रोड पे आ जाते हो. फॉक्ड मतलब जहां पे दो वेज में वो डिवाइड हो रहा है. अब एक रास्ता आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, दूसरा रास्ता आपको अपने डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाएगा. अगर आपने गलत रास्ता ले लिया तो विल यू रीच योर डेस्टिनेशन? उसका कोई बीच में कोई मिडवे, कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं है कि आप बीच में से कहीं और टर्न ले लो. आपको पूरा वापस आना पड़ेगा एंड दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गलत रास्ता चूज किया है. सो आप उस पर अपने आप को एडमिट करोगे कि आपने जो चूज किया रास्ता वो गलत था, इसीलिए आप गलत डेस्टिनेशन पे लैंड हुए. राइट, तो कॉन्ट्राडिक्शन में बेसिकली हम यही करते हैं. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का दो ही आंसर होंगे, या तो वो सही है या गलत है. अगर हम गलत वाली चीज को सही बता दें तो आगे चल के कुछ स्टेप्स के बाद में आपको कन्फेस करना पड़ेगा कि नहीं ये तो गलत है, इस चीज को हम सही बोल ही नहीं सकते हैं. तो अगर ये चीज गलत है तो ऑब्वियसली जो पहले वाला था वो आपका सही होना चाहिए. राइट, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, इसके दो ही हैं. दोनों, अगर आपने रॉन्ग वाले को रॉन्ग एक्सेप्ट कर लिया मतलब फिर जो राइट वाला पार्ट है उसके अलावा तो उसका और कोई आंसर नहीं हो सकता है. तो इसीलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर. है इरैशनल, हम सब जानते हैं वो इरैशनल है, पर हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है. अब सिंस हमने इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया, every rational number can be written in the form of p by q. हम हर रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के. दैट इज अ डेफिनेशन. रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है मैंने उसको सिंपली वही लिखा है यहाँ पे. बट आई एम ऑल्सो स्पेसिफाइंग वन कंडीशन दैट p and q आर कोप्राइम इंटीजर्स ओवर हियर. कोप्राइम का मतलब p और q को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है. इसका कोई भी रैशनल नंबर्स में जरूरी नहीं कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही हो. 6/12 इज ऑल्सो रैशनल, बट 6/12 को अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है को प्राइम्स में तो मैं उसको 1/2 लिख सकती हूँ. ओके, बिकॉज 6/12 को कॉमन फैक्टर 6 1s एंड 6 2s, तो दिस 1/2 बिकम्स को प्राइम. राइट, तो मैंने यहाँ पर p by q जो लिया है, आई एम स्पेसिफाइंग दिस विल कैरी हाफ मार्क. अगर आप यहाँ पर वो नहीं लिखोगे आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट p and q आर को प्राइम्स, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम हमारे कॉन्ट्राडिक्शन को गलत प्रूव करने वाले हैं. जो हमने ये को प्राइम का अजम्पशन किया है वो आगे चल के हमारा शो होगा कि वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेस दे रही हूँ कि p and q आर को प्राइम्स वाला पार्ट आप ब्रैकेट में डेफिनेटली मेंशन कीजिए विदाउट फेल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अब ये q को यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें ये स्टेप मिलेगा. जो डिनोमिनेटर वाला q है वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर p जो था वो ये बच गया RHS में और √2 के साथ में q मल्टीप्लाई हो गया. ओके, मैंने डिनोमिनेटर वाले q को यहाँ पे √2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ इन दिस स्टेप आई एम गोइंग टू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अगर मैं इसको स्क्वायर करती हूँ √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और q स्क्वायर विल बिकम q होल रेज टू द पावर 2 विल बिकम q स्क्वायर. एंड सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा, अज्यूम किया कि वो इरैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, इसलिए हमने उसको p by q के फॉर्म में लिखा. फिर ये q को हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इन आफ्टर दिस स्टेप वी डिड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. नाउ आफ्टर डूइंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, एक मैं आपको थियोरम एक्सप्लेन करने वाली हूँ. प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. इसको थियोरम आपका ये जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में
वो हमें कहीं पे मेंशन नहीं करना है या उसके स्टेटमेंट को लर्न नहीं करना है, खाली उसकी ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करनी है कि इफ एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, लेट अस से 144, okay, if 144, I'm taking, this is always going to be for a perfect square because हम यहाँ पे p square की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये थियोरम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए है. सो इफ p square is divisible by 2, then p will also be divisible by 2. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 144 is divisible by 2, ये इवन नंबर है 144, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. तो 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12, वो भी आपको 2 से डिविजिबल दिख रहा है. समझ में आया आपको? ये स्टेटमेंट जो हमारा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ला रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन? व्हेन आई राइट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, इसको हमें सबसे पहले किससे रिलेट करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो स्टेट करता है a इज इक्वल टू bq प्लस r. We write Euclid's division lemma as a is equal to bq plus r. पर अगर आपका r 0 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a is equal to bq. Yes or no? अगर r 0 है तो हम a is equal to bq लिख सकते हैं. अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि a नंबर को हम b से डिवाइड कर रहे हैं और q आपका कोशेंट है, राइट? एक पॉजिटिव नंबर a है जिसको हमने b से डिवाइड किया है एंड q इज योर कोशेंट. तो अगर हम इसी चीज को यहां रिलेट करें, सो p स्क्वायर इज अ नंबर, यहाँ पर p स्क्वायर आपका a बन गया. अगर हम p स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग सम कोशेंट. ओवर हियर q स्क्वायर इज योर कोशेंट एंड 2 बिकम्स योर डिवाइजर. तो अगर हमने p स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया है तो आपको एक कोशेंट मिल रहा है, बट देयर इज नो रिमाइंडर. तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि आपको रिमाइंडर नहीं आ रहा, मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. एंड बाय द प्रॉपर्टी विच आई टॉट यू, उसका स्क्वायर रूट जो है p वो भी 2 से डिविजिबल होगा. आपको अगर इसमें और एग्जांपल देखने हैं, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो उसमें हम एक और परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 81, ठीक है? नाउ 81 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 8 प्लस 1 9 होता है, 9 3 का मल्टीपल है, तो ये जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो 81 का स्क्वायर रूट 9 वो भी 3 से डिविजिबल होगा. So this is going to be true for all the perfect squares if p square is divisible by 2 and hence p is also divisible by 2. ये theorem इसको state कर रहा है कि कोई भी perfect square अगर एक number से divisible है तो उसका square root भी उसी number से divisible होगा. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना सब डिटेल में और कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि p is divisible by 2, तो कैन आई राइट इट इन दिस वे कि p is divisible by 2. अगर p square was divisible by 2, तो p is divisible by 2. अगर हम p को 2 से डिवाइड करें तो आपको कुछ कोशेंट मिलना चाहिए. जैसे मैंने 144 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 72 कोशेंट मिला. तो अगर 144 का स्क्वायर रूट 12 उसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तभी भी आपको कोई तो कोशेंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो हमें जो ये कोशेंट मिल रहा है हमने उसको c ले लिया यहाँ पे. ऑलराइट, सो ये जो कोशेंट था, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कोशेंट विथ दिस अल्फाबेट c. सो अगर p इज डिविजिबल बाय 2 तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, ये इसको रिलेट करो a इज इक्वल टू bq प्लस r के साथ में, पर रिमाइंडर तो आने नहीं वाला है क्योंकि वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये प्लस r का पार्ट यहाँ से हट जाएगा. तो a इज इक्वल टू bq. अब a का रोल यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है? a का रोल परफॉर्म कर रहा है p, b का रोल इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय 2, तो इसीलिए p इज इक्वल टू 2c आपका रिलेशन बना यहाँ पर, ठीक है? सो p इज इक्वल टू 2c क्यों आया? बिकॉज p वॉज डिविजिबल बाय 2, इसलिए हमने लिखा p इज इक्वल टू 2c. Now we are doing again squaring on both the sides. ये वाले स्टेटमेंट को आप दोबारा से squaring on both the sides करो तो आपको मिलेगा p square is equal to 4c square. अब ये एक आपका p square का स्टेटमेंट है जिसको मैंने सर्कल किया, और एक और p square का स्टेटमेंट हमारे पास में यहाँ आया. If p square is equal to 2q square and p square is equal to 4c square, so we can write that, इनको हम इक्वेट कर देते हैं ये दो स्टेटमेंट में. ये p square is equal to 2q square and p square is equal to 4c square.
सो आई कैन से 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, वो मैंने इस स्टेटमेंट में लिख दिया, बिकॉज 2q स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल है, वो है p स्क्वायर से। अगर p स्क्वायर इसके भी बराबर है और p स्क्वायर इसके भी बराबर है, दैट मीन्स 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर द axioms and postulates you did in class 9. Things equal to the same thing are equal to one another. तो यहाँ पर दो things जो हैं 2q square and 4c square. एक second, there is some problem in screen. Just a second. I lost the connection. Please give me 2 minutes. Okay, we are back. So I was explaining कि अगर p square is equal to 2q square and p square is equal to 4c square है, तो I can say 2q square is equal to 4c square. अब अगर 2q square और 4c square को हम इक्वेट करते हैं तो दोनों का ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं 2 से काट दूं तो आपको मिलेगा q square is equal to 2c square. ओके, सो अब आप यहां पर देखो कि अगर आपका 2 स्क्वायर इज इक्वल टू QC स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. ये जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर सीखी, अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर है, दैट मींस Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड आल्सो Q इज डिविजिबल बाय 2. ओके, तो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, क्योंकि यहाँ पे P भी 2 से डिविजिबल था और अब हमारा Q भी 2 से डिविजिबल आ रहा है. दिस मीन्स दैट P एंड Q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर. पर हमने P और Q को क्या अज्यूम किया था, दे आर को-प्राइम्स. अगर को-प्राइम्स है तो उनका ये कॉमन फैक्टर वाला पार्ट कैसे आ गया, तो ये हमारा क्यों आया आंसर कि दे हैव कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि जो हमने इनिशियल स्टेज पे अज्यूम किया था कि वो को-प्राइम्स हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सप्रेस किया था इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर को-प्राइम्स. तो हमारा जो ये रिजल्ट आया है वो गलत अजम्पशन की वजह से आया है. We assumed that P and Q are co-primes, वो हमारा assumption गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें co-primes का मतलब होता है one common factor हुआ, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि one के अलावा they also have a common factor 2. So this has arisen because of our wrong assumption. So our assumption is wrong, therefore root 2 is irrational. ठीक है, मैं एक बार क्विकली आप लोगों को दोबारा से ये पूरा समझाती हूँ so that कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो वो क्लियर हो जाए, और फिर भी कुछ बचेगा तो हम उसको सेकंड वाले क्वेश्चन में वापस से देखेंगे तो आपको समझ में. सी, इसमें नंबर्स हम जितने भी चेंज कर दें, ये सारे स्टेप्स एज इट इज ही रहेगी. अगर मैं 2 की जगह 3 कर दूं, 5 कर दूं, 7 कर दूं, द स्टेप्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, द स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. व्हाट विल चेंज ओनली आर द फिगर्स. अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, स्क्वायर रूट रूट 2 बन रहा है, तो जहां 3 होएगा उसका स्क्वायर 9 बनेगा. ओके, वो ही चेंज होगा. 7 है तो वहां पर 49 आपको मिलेगा. उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है. स्टेप्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. सो एक बार हम इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, सो वी अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल है तो हमने इसको लिखा इन द फॉर्म ऑफ P by Q. फिर हमने Q को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको रूट 2 इज इक्वल टू P मिला. Then we did squaring this statement on both the sides, तो आपको मिला 2q square is equal to P square. अब इससे ये होता है कि P square is divisible by 2 and hence P is divisible by 2. अगर आप P को 2 से डिवाइड करते हो तो you get some quotient, तो इसीलिए मैंने लिखा P is equal to 2C. इसको हम दोबारा से स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो आपको P square is equal to 4C square मिलेगा. अब ये स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 1 को हम इक्वेट करेंगे तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 3 व्हाट वी गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू
2c square, तो इसका मतलब हुआ q square is divisible by 2, therefore q is also divisible by 2. अब अगर p is divisible by 2 and q is divisible by 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि we conclude that they have 2 as a common factor, and this is contradiction to the fact that they are co-primes, therefore our assumption is wrong. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि root 2 is an irrational number. ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर लो क्विकली. आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन विथ रूट 3. सेम थिंग यू विल डू विथ रूट 5, रूट 7, रूट 11, जो भी दिया हो. डोंट फॉरगेट टू गिव द नंबरिंग. जहां पे 1 2 3 4 लिखा है वो 1 2 3 4 लिखना जरूरी है आपको. जहां रीजनिंग्स है ब्रैकेट में, वहां पर आपको रीजनिंग भी देने पड़ेंगे. C इंटीजर है, P Q को प्राइम्स है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. ये हर एक का हाफ ऑफ मार्क डिडक्ट होगा इफ यू मिस आउट एनी ऑफ दीज. I might take 5 or 10 minutes extra today to complete this part because मुझे परसों से quadratic equations चालू करना है. So I won't be leaving this topic incomplete today. माधव, प्राप्ति, वीडियो ऑन करो. विहान, वैदेही, हर्षराज, तनय, आर्जा. मुझे पता तो चले आप लोगों के फ्रेश फेसेस हैं कि सब लोग अपने बेड पे हो. देखो रिहान आया. रिहान, बाल तो ठीक कर लो अपने. भावेश, हर्षराज, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस. आन्या, राघव, राघव वीडियो ऑन करना वरना आज पनिशमेंट देती हूँ होमवर्क डबल करने की. चलो, मुझे जिनके फेसेस नहीं दिखाई दे रहे ना, मैं उन सबका आज होमवर्क डबल कर देती हूँ. श्रीश, प्रथम, मिश्री, आदित्य. एक भी सेंट कबीर का स्टूडेंट मुझे नहीं दिख रहा है. जियावन, ट्रिपल होमवर्क दूं? माधव, वेरी गुड. राघव, माधव सजेस्ट कर रहा है मुझे ट्रिपल होमवर्क देना चाहिए तुमको. मैम बट मेरा वीडियो तो ऑन ही है. अभी ऑन किया तुमने? मैम वो तो माधव ने भी आपके कहने पे ही ऑन किया. देव का भी ऑफ था, तुम्हारा भी ऑफ था. तो मैम तो फिर सबको ट्रिपल होमवर्क दो, मेरे को अकेले को नहीं. सबको दे रही हूँ. माधव की बात तो मुझे माननी पड़ेगी. मैम सबसे पहले माधव. टिया को भी होमवर्क चाहिए ट्रिपल आज. मैम माधव के कारण ही ये सब हुआ, उसको 4 गुना दे दो. माधव तो कब से अपना वीडियो ऑन करके बैठा हुआ है. नहीं मैम, अभी आपके कहने पे किया है इसने अपना वीडियो ऑन. टिया, यू वर सेइंग समथिंग. मैं तुमको अनम्यूट ही नहीं कर पा रही हूँ. क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम, अभी कर लिया. और वो आप पढ़ाते हो ना तो बहुत शक्ल अजीब हो जाती है, इसलिए वो वीडियो ऑन करते हैं. नहीं, शक्ल अजीब होती है कि आप लोग गायब हो जाते हो बीच में से कहीं पे. मुझे तो ऐसे लगता है कि जूम ऑन करके आप लोग इधर उधर घर में घूमते हो, खाना वाना खाते होगे, सामने लेके पॉपकॉर्न का बड़ा सा बोल लेके बैठते होगे सब लोग कि हम सुनते जाते हैं और खाना खाते जाते हैं. यहाँ पे मूवी नहीं चल रही है बेटा. मुझे सब कुछ फ्रेश फेसेस देखने हैं. नाइट पजामाज में होगे तो भी चलेगा, शक्लें देखनी है आप लोगों की.
ऋषित देखो हीरो जैसे बैठा हुआ है अपने सामने नहीं आना चाहता है। अक्षिल, अक्षिल को मैंने कितने टाइम से नहीं देखा है। बोलो मैम। क्यों तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा मुझे? मैम फोन में बैटरी नहीं थी तो चार्ज के साथ साथ देख रहा हूँ। अच्छे रीजन से आप लोगों के पास में एक्सक्यूजेस। मैम एक्सक्यूजेस नहीं है, सही में। ठीक है, मेरे पास तो अभी पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस किस ने वीडियोस बीच में ऑन किए हैं। ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका, तो मैं फिर आप लोगों को पर्सनल में डाल दूंगी कि आज होमवर्क किसको कितनी बार करना है, ठीक है ना। अब हम दूसरे सम की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जैसे हमने √2 के लिए किया है, नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर √3। शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यू सी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर 3 के जो स्क्वायर होने पे 9 बन रहा है और कुछ भी नहीं है, बाकी स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग इज सेम। रिहान, लुक एट द स्क्रीन। सीलिंग पे है क्या? तुम मेरे को सीलिंग पे देख रहे हो? ठीक है। सो हमें प्रूव करना है कि √3 इरैशनल नंबर है, तो हम अज्यूम करेंगे कि √3 रैशनल नंबर है। सिंस वो रैशनल नंबर है तो हमने उसको लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब q जब मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ में तो वो √3q बन जाएगा। सो √3q इज इक्वल टू p। देन यू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो यू गेट 3q² इज इक्वल टू p²। सी यहाँ पर p एंड q को प्राइम्स है, वो आपको मेंशन करना है। जहां आप स्क्वेयरिंग कर रहे हो वहां पे आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस स्टेटमेंट आप क्या कंक्लूड करोगे कि p² इज डिविजिबल बाय 3 एंड हेंस p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर p 3 से डिविजिबल है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p इज इक्वल टू 3c, वेयर c इज सम इंटीजर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, c इज सम इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे c कोशेंट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सो c इज सम इंटीजर। अब हमने इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया तो p² इज इक्वल टू 9c² मिला। अब ये वाले स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 1 को आप कंपेयर करो, जहां पे p² इज इक्वल टू 3q² एंड p² इज इक्वल टू 9c²। ये दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 3q² इज इक्वल टू 9c²। तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स, तो आपको q² इज इक्वल टू 3c² मिल जाएगा। सो इससे आप ये कंक्लूड करोगे कि q² इज डिविजिबल बाय 3 एंड हेंस q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो आप स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 से कंक्लूड करते हो कि p और q का 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। आपने जहां उन्हें कोप्राइम अज्यूम किया था, दैट मींस उनका 1 कॉमन फैक्टर था। नाउ यू आर गेटिंग दैट 3 इज आल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। a एंड b नहीं, यहाँ पे सॉरी p एंड q होना चाहिए, क्योंकि हमने इधर p and q अज्यूम किया था। देयर इज अ प्रिंटिंग एरर। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट p and q आर co-prime, so our assumption is wrong, therefore √3 is an irrational number. Okay, अभी अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ रह गया हो तो क्या वो आपको सेकंड में क्लियर हुआ है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। राघव, नहीं क्लियर हुआ तुम्हें? मैम एक डाउट है दैट मैम इस स्टेटमेंट में p² इज डिविजिबल बाय 3 एंड हेंस p इज डिविजिबल बाय 3, मैम ये सारे नंबर्स के लिए होता है? सब, एनी परफेक्ट स्क्वायर। मैम सो 36 एंड 12, मैम 36 is divisible by 12 but square root of 36 is not divisible by 12। पर उसका स्क्वायर रूट वो 12 से बड़ा होना चाहिए ना, मतलब वो जो हम q ले रहे हैं वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। That will be a prime number, तो आप 12 नहीं ले सकते उसको। सो मैम √6 एंड ये सब क्वेश्चंस को हम नहीं प्रूव कर पाएंगे? √6 को भी प्रूव कर सकेंगे ना, क्यों नहीं कर पाएंगे? मैम बिकॉज मैम फिर √6 तो मैम √6 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा एंड दैट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। √6 को आपको स्क्वायर करना ही नहीं है, आपका 6 का स्क्वायर बनेगा। देखो तुमने यहाँ पे जो √3 था, मैं आपने ऑलरेडी √6 का जो यहाँ पर ऊपर स्क्वायरिंग कर दिया है। एक सेकेंड, आई जस्ट शो यू। ये सपोज अगर √6 होता, ठीक है, तो ये यहाँ पर 6 बन जाता। यस,
ठीक है, अब ये पी स्क्वायर, ये हमें 6 कोशेंट लेना है, ये एक सॉरी 6 डिवाइजर लेना है। क्यू स्क्वायर इज कोशेंट, यहाँ जो तुम्हारा 6 आएगा ना वो डिवाइजर का रोल प्ले करेगा इन दिस पर्टिकुलर केस। सो पी स्क्वायर इज, अगर हम लिखते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर, तो 6 यहाँ पर डिवाइजर है उसका, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। मैम बट तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद में हम वो वाला थियरम यूज कर रहे हैं ना। बट मैम आपने कहा अभी ये थियरम सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, एंड 6 तो मैम प्राइम नंबर नहीं है। नहीं, ये वाला डिवाइजर, द थियरम इज इफ यहाँ पर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय q, दिस थियरम स्टेट्स दैट इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय q, then p will also be divisible by q. मैम q should be any number or prime, it should be particularly prime number. Sorry, मैं q बोल रही हूँ, q quotient के लिए, b not b. If p square is divisible by b, then p will be divisible by b. हम यहाँ b की बात कर रहे हैं। मैम तो p it can be any number or it should be particularly prime number. It is a prime number. मैम 6 is not a prime number, so वो p नहीं है ना, 6 को तुम डिवाइजर ले रहे हो यहाँ पे, p तो ये हुआ आपका p स्क्वायर बन रहा है, वो बाद में वो 36 हो रहा है, p को आप स्क्वायर कर दो वो 36 हो गया। yes. ठीक है, अब अगर मैं 36 को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हुआ, तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर 36 इज डिविजिबल बाय 3 तो 36 का स्क्वायर रूट 6 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तुम दो एक्चुअली चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है व्हाट दिस थ्योरम इज स्टेटिंग ओवर हियर? हम Yes, ये ma'am. स्टेटमेंट में ही ले रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट है उसमें पी स्क्वायर को जिस नंबर से डिवाइड किया है पी भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, ओके, क्योंकि आप जो यहाँ पे पी स्क्वायर को ये बी ले रहे हो तो उसका स्क्वायर रूट भी वो बी से ही डिवाइड करके हम ये दूसरा वाला स्टेटमेंट ला रहे हैं जहाँ पे सी को हम कोशेंट अज्यूम कर रहे हैं। ओके, यस मैम, गॉट इट। ऑल राइट, किसी और को कुछ प्रॉब्लम? what if the two roots with subtraction sign and we have to prove? अभी देखो ये हमने सिर्फ एक मोनोमियल का किया है, अभी मैं आगे और 2-3 सम ले रही हूँ जिसमें आपका बाइनोमियल भी होगा। अभी इसके अंदर क्लैरिटी आई है? I will be extending for 10 minutes, 5-10 minutes के लिए। Yes, आई एम सेइंग कि ये वाला सिर्फ आपका मोनोमियल का था। रूट 2 और रूट 3 में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको आगे दूसरे सम्स कैसे करने हैं इसमें और आगे एडिशन होगा। ये सिंपल वाला समझ में आया है तो हम इसका एक स्टेप आगे तो जा सकेंगे। आई एम वेटिंग, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सबको क्लियर है, तो मेरा एजम्पशन गलत नहीं होना चाहिए अभी, राइट? मैंने कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लिया है। I hope I am doing the right assumption that everything is clear. भावेश, अभी मैं बेटा आपको पूरा वापस नहीं करा पाऊंगी। You will have to see the recording once again. नहीं होता है तो फिर we will do. We'll see what can be done. ठीक है, अब इसमें हम एक स्टेप और आगे जाते हैं जहां मैंने लिया है बाइनोमियल। Prove that 5 minus 2 root 3 is irrational. अब if this depends कि ये 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा या 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा है। अगर तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा है तो जितना मैंने अभी यहाँ पर लिखा है आप सिर्फ उतना ही करोगे, और अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन की तरह होता है तो इसमें क्या ऐड होता है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है कि 5 minus 2 root 3 इज इरैशनल। तो मैंने अज्यूम किया कि 5 minus 2 root 3 रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको भी मैंने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब यहाँ पर जो बाइनोमियल है मैंने क्या किया, 2 root 3 जो नेगेटिव था उसको ट्रांसपोज कर दिया, 5 को मैं p minus q की तरफ ले गई। सो ये 2 root 3 जो है आपका यहाँ पर आ गया एंड p minus 5 by q हो गया। एक तरीके से ये ऐसे था 5 minus
2√3 is equal to p by q जो है, so I took -2/3 on this side, sorry 5 on this side, तो यहाँ पर आपका बचा -2√3 is equal to p upon q -5, बट मुझे ये माइनस की साइन आगे नहीं रखनी है, तो मैंने दोनों साइड से माइनस हटा दिया, तो ये 2√3 जो है वो इस स्टेप में पॉजिटिव हो गया, यहाँ p by q जो था वो इस स्टेप में नेगेटिव हो गया, और ये जो 5 यहाँ पर दिख रहा है, ये -5 इस स्टेप में पॉजिटिव हो गया। एक तरह से मैंने सिर्फ इसको ट्रांसपोज ही किया है। सो आई टुक द रैशनल नंबर ऑन RHS और इरैशनल नंबर को मैंने LHS में रहने दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचा 2√3 इज इक्वल टू 5 माइनस p by q। अब ये 2 को हम पहले हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं, तो आपका ये बनेगा 5q माइनस p अपॉन q। RHS में आप LCM ले लो तो आपको मिलेगा 5q माइनस p by q। सो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था √3 के साथ में, आई टुक इट ओवर हियर, तो ये 2q बन गया यहाँ पर। सो इन दिस स्टेप यू गॉट √3 इज इक्वल टू 5q माइनस p अपॉन 2q। यानी एक तरह से हमने इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या शो किया है, हमने √3 को एक्सप्रेस किया एज p by q, मतलब हमारे पास एक √3 का एक्सप्रेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ p by q which shows that √3 is rational, राइट। ये वाला स्टेप आपको क्या शो कर रहा है कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि √3 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये p by q कैसे हुआ, क्योंकि p और q तो कोई इंटीजर्स थे, तो 5q माइनस p अपॉन 2q भी इंटीजर ही मिलेंगे। अगर आपका p एंड q इंटीजर है तो p और q के साथ जो कैलकुलेशन यहाँ हुआ है वो भी कुछ इंटीजर के फॉर्म में ही मिलेगा। तो अगर आपने √3 को ऐसे एक्सप्रेस किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 रैशनल हो गया। पर हम तो जानते हैं कि hence √3 must be rational, because of this we can say √3 must be rational, but this contradicts the fact that √3 is irrational। इसमें हम √3 को पहले से irrational मान के चल रहे हैं, और सिंस हमने ये गलत अजम्पशन किया था कि ये रैशनल है, इसलिए हमें इसका एक गलत आंसर मिला। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सिंस हमने अज्यूम किया था कि 5 माइनस 2√3 रैशनल है, तो हमें √3 का भी आंसर रैशनल मिला, पर ये तो फैक्ट जो है √3 इरैशनल है उसको तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपको लिखना है hence our assumption that 5 minus 2√3 is rational is wrong, so we conclude that 5 minus 2√3 is irrational number। This is for a 2 marker question। 2 marker question में सिर्फ आपको इतना करना है, और 3 marker question में क्या चीज ऐड हो जाएगी, हम जानते हैं कि √3 irrational है, वो हम नहीं लिख सकते, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि √3 irrational, जो मैंने इसके पहले वाले एक सम में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया। ओके फेनिल व्योमा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यवन ओके आपको यहाँ पर क्या ऐड या कौन सी चीज हुई है यहाँ पर चेंज, कि अगर ये 2 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें हम ये √3 जो इरैशनल है उसको एक फैक्ट ले लेंगे, ये जो √3 इरैशनल है उसको हम ले लेंगे कि वी ऑलरेडी नो √3 इज इरैशनल, वो स्टेटमेंट लिखना है। पर अगर ये लॉन्गर 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम ये वी नो √3 इरैशनल नहीं लिख के वी विल गिव द स्टेप्स टू शो दैट √3 इरैशनल है। तो सिंस √3 इरैशनल है और आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ये शो कर रहा है कि √3 रैशनल है, तो ये आपका assumption गलत है, मतलब 5 minus 2√3 should also be irrational। And there is one more easier way of doing, but that way is actually not allowed by all the school teachers। अगर आपकी स्कूल में अलाउड है तो वो तो nothing like it। अगर आपको शो करना है कि 5 minus 2√3 irrational है, तो सिंपली आप जैसे √3 को irrational मैंने यहाँ पे प्रूव किया, राइट? तो इसके नीचे हमने क्या कंक्लूड किया कि √3 इज irrational। अब आपको इसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है कि 5 इज रैशनल and √3 is irrational, and the difference of a rational and irrational number is always irrational। आप एक रैशनल नंबर लो और एक इरैशनल नंबर लो, वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, आप कुछ भी करोगे एक एडिशन नंबर और एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर के साथ, आपका रिजल्ट हमेशा इरैशनल होगा।
आंसर विल ऑलवेज बी इररेशनल वेदर यू ऐड वन रैशनल एंड यू ऐड वन इररेशनल नंबर. आप एक रैशनल और एक इररेशनल को लेके उसमें एडिशन करो या उनमें सब्ट्रैक्शन करो या उनका मल्टीप्लिकेशन करो. अगर मैं 5 into √3 करती हूँ तो आप लिखोगे 5 is rational and √3 we proved irrational. So the product of a rational number and irrational number is always irrational. But this method is not allowed by all the school teachers. But ये वाली जो है ये यूनिवर्सल मेथड है, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है, तो इस मेथड पे वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं. पर अगर आपको वो वाली मेथड अलाउ करते हैं तो यू आर फ्री टू डू विच एवर मेथड यू वांट टू. ठीक है, यस और नो? यस, बोर्ड्स में सब कुछ अलाउड है यवन. मैं आपको तभी सिखाऊंगी अगर वो बोर्ड्स एक्सेप्ट करेगा. तो बोर्ड में आपको एक ये फायदा है कि one particular sum can be done in many different ways. So the teachers have to accept, provided कि आपने सही वाला तरीका यूज किया है. आप आर्ग्यू नहीं कर सकते गलत चीज के ऊपर. अगर आपने सही मेथड को यूज किया है तो वेदर इट इज टॉट इन योर स्कूल और नॉट, वो उसका कोई मतलब नहीं है. आप बोर्ड में कोई भी मेथड कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि 5 is a rational number, √3 is irrational. So the sum of a rational and irrational will always be an irrational number. ठीक है, now next वाला sum. अब ये सिंपल है, मेरे को पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. दो तरीके हैं इसको करने के. One is this way which is given in your textbook. Show that 3√2 is irrational. तो आप यहाँ पर क्या करोगे? Let us assume 3√2 is a rational number. So you wrote in the form of p by q, where p and q are co-primes. फिर q को आपने वहां पर 3 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो √2 को आप एक्सप्रेस कर रहे हो in the form of p by q, because p, 3 and q ये तीनों इंटीजर्स हैं. तो आपने √2 को ऐसे एक्सप्रेस किया जहाँ पे p और 3q इंटीजर्स हो गए. तो इसका मतलब हुआ कि √2 रैशनल है. बट हमको ये फैक्ट पता है कि √2 इरैशनल है. तो हमारा अजम्पशन दैट 3√2 इज अ रैशनल इज रॉन्ग. देयरफॉर 3√2 इज इरैशनल नंबर. माधव, क्या डाउट है? वेट, आई विल अनम्यूट यू. ऐसा है तो बोलो माधव. मैम लास्ट सम में हमने दोनों अजम्पशन लिए. 5 minus 2√3 is rational और नीचे ये भी लिखा √3 is irrational. तो दोनों हमने कॉन्ट्राडिक्शन. √3 मैंने इरैशनल का असम्पशन लिया ही नहीं है. देखो यहाँ पे रीड करो, √3 इरैशनल को फैक्ट लिखा है मैंने. वो तो फैक्ट ही है ना कि √3 इरैशनल है. सी दिस. तो मैम हम डायरेक्ट स्टार्टिंग में भी तो ऐसा लिख सकते थे. क्या? √3 is irrational जो आपने मेथड बताई सेकंड वाली. √3 is irrational जो हमने पहले √3 को इरैशनल प्रूव करने को, जो प्रूव करना है हम उसको कैसे फैक्ट बता सकते हैं? हम फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं ना. अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, पर हमने एक थ्योरम में उसे प्रूव किया. तो एक्चुअली दिस वाज अ थ्योरम. √2 इरैशनल है, वो एक तरह से थ्योरम था. अब हम उसको बाद में एज अ फैक्ट बाकी सब स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं, पर पहली बार तो हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा ना. तो वो √2 को अगर आप माधव 3 मार्कर क्वेश्चन में √2 को लिख दोगे कि वी ऑलरेडी नो √2 इज इरैशनल, तो तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने मार्क्स मिलेंगे उसमें? समझ गया. ठीक है, तो सिर्फ √2 या √3 ऐसे मोनोमियल दिया है तो हम उसमें ये फैक्ट वाला पार्ट नहीं ले सकते हैं. पर अगर उसके साथ ऐसा ये एडिशन करके आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन बना देते हैं तो भी इसमें भी आप ये डायरेक्टली कब कर सकते हो? जब ये 2 मार्कर क्वेश्चन है. पर 3 मार्कर में तो आपको √3 को इरैशनल बताना पड़ेगा. 3 मार्कर में √3 इरैशनल प्रूव करना तो कंपलसरी है. बट उसके बाद सी इन दिस थिंग फर्स्ट यू आर गोइंग टू गिव ऑल द स्टेप्स ओवर हियर टू प्रूव √3 इरैशनल. या आपने इसके ऊपर सब √3 इरैशनल प्रूव किया, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट आया. इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे. पहले पार्ट में आप √3 को इरैशनल प्रूव करोगे, फिर दूसरे वाले पार्ट में आप इसको रैशनल अज्यूम करके बाद में शो करोगे कि ये इरैशनल है, क्योंकि ऊपर आपने √3 को इरैशनल प्रूव किया और इस स्टेटमेंट में √3 रैशनल आ रहा है. उसमें सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि जब आप ये स्टेप पे आओगे तो आप लिखोगे कि वी हैव सीन अबाउ, वी हैव प्रूव्ड अबाउ that √3 is irrational.
ये आपका इसमें ऐसा स्टेटमेंट ऐड होगा कि आपने ऊपर की स्टेप्स में प्रूव कर दिया कि √3 इररेशनल है और ये वाला स्टेटमेंट शो कर रहा है कि √3 रैशनल है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। Therefore, our assumption that 5 minus 2 √3 is rational is also wrong. Okay? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक दो सम्स करोगे ना आपको तो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सिर्फ अब वन मोर, आई वोंट टेक मच टाइम, सिर्फ एक ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सब लोगों को प्रॉब्लम होता है जहां पर दोनों नंबर्स इररेशनल है, √3 प्लस √2। ओके, यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके इररेशनल दिए हुए हैं, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इररेशनल है? सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स हमेशा इररेशनल नहीं होगा। ये आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है, जैसे हम दो नंबर्स एक रैशनल और एक इररेशनल लेते हैं, राइट? So we can write sum of one rational and one irrational is always irrational. But does this hold true for both irrational numbers? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. So yes, agree करता है कि sum of two irrational is always irrational. Just raise your hand. I want to say, I want you people to give me the example and explain. कि कैसे sum of two irrational numbers is always irrational. अगर कोई है जो इस चीज के लिए agree करता है तो just raise your hand. एक मिनट। So आप लोग सब मेरे साथ हो इस सेम पेज पे कि टू इररेशनल नंबर्स के लिए हम हमेशा उनके सम को इररेशनल नहीं बोल सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं क्लियर है तो आई जस्ट एक्सप्लेन के √3 माइनस या √3 माइनस 4 एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, दिस इज वन इररेशनल नंबर एंड अदर इररेशनल नंबर इज दिस। अब अगर मैं ये दो नंबर्स को ऐड करती हूँ, इफ आई ऐड √3 minus 4 plus minus √3, when I open the brackets, minus √3 plus will be cancelled out. What I am left with? -4. अब ये -4 को मैं इररेशनल तो नहीं बोल सकती हूँ, समझ में आए? तो the sum of two irrational numbers will not always be irrational. At times you can get the answer in the form of rational number also. So इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर मैंने ले लिया कि let us assume √3 plus √2 is a rational number. इसीलिए like usual मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया in the form of p by q. अब ये p by q लेने के बाद मैंने क्या किया? सिर्फ एक टर्म को ट्रांसपोज कर दिया ऑन RHS. मैंने √3 को LHS में रहने दिया और बाकी इसको √2 को RHS में ले लिया. Then I did squaring on both the sides. अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर LHS का नंबर तो रैशनल बन गया, बट a माइनस बी होल स्क्वायर की जब आइडेंटिटी यूज की तो a² माइनस 2ab प्लस b में मेरे पास यहाँ पर एक इररेशनल नंबर बचा। वो इररेशनल नंबर को यहाँ पर रहने देके मैंने बाकी सब नंबर्स को 3 के साथ में वहां पर ले लिया, ट्रांसपोज कर दिया। आई जस्ट लेट 2√2 p by q on one side and rest all the numbers I took on other side. तो ये जो 2 है 3 में से सब्ट्रैक्ट होके 1 बन गया और p² by q² रह गया यहाँ पे। अब ये p, q और 2 जो आपको LHS में दिख रहा है उसको भी आप ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो 2 और p जो है वो डिनोमिनेटर में चलेगा यहाँ पर, ये वाला जो q था ये यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस लीव्स यू विथ ओनली वन नंबर √2 इन LHS. ओके, अब LHS में सिर्फ आपके पास √2 बचा है जो एक p by q के फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ यहाँ पे, ठीक है, एंड ये शो कर रहा है कि √2 को हमने p by q के फॉर्म में लिखा है, मतलब सिंस p, q ये सब इंटीजर्स हैं तो ये √2 को रैशनल प्रूव कर रहा है, बट √2 रैशनल नहीं है, वी नो दैट √2 इज irrational number, so इसीलिए √3 plus √2 will also be an irrational number. Okay, इसमें सिर्फ आपको दोनों में से किसी एक नंबर को RHS में लेके जाना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करना है, फिर एक इररेशनल नंबर को एक अपनी तरफ रखोगे, बाकी सबको एक साइड पे ले जाओगे। यस अमोघ, क्या डाउट है? मैं आपको एक सेकेंड के लिए अनम्यूट कर दूं।
Yes, tell me. हम डाउट नहीं था, वो गलती से हाथ ऊंचा हो गया था. ठीक है. Anyone who is not able to understand? Aditya, 1 second. Yes, Aditya. I'm not able to unmute. Yes, ma'am. आदित्य को प्रॉब्लम था. Who raised the hand? Ma'am, no. मैं हमने नहीं किया. पक्का? मुझे पक्का. ठीक है. ओके, सो शुड आई अज्यूम कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है? मैम क्या? मैम हमने इसमें तो सिर्फ रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया, तो इससे कैसे हुआ कि रूट 3 प्लस रूट 2 इरेशनल हो गया? हमने रूट 3 को नहीं प्रूव किया. नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो. मैंने रूट 2 को भी इरेशनल प्रूव नहीं किया है. मैंने रूट 2 को हमने अज्यूम क्या, सी यू नो दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इरेशनल है, वो आप जानते हो. तो हमने उसके ऑपोजिट चीज का जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है उसको अज्यूम किया कि वो रैशनल है. अब अगर आप रूट 3 प्लस रूट 2 को रैशनल प्रूव कर अज्यूम कर रहे हो, मतलब आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो. अब मुझे सिर्फ एक नंबर को LHS में रखना है. मैंने बाकी सब नंबर्स को RHS में लेके स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया. तो अब मेरे पास LHS में एक्सट्रीमिटी वाला नंबर ही बच रहा था ना, जो आगे चल के स्क्वायर हो गया. एंड नाउ आई हैव ओनली वन इरेशनल नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट 2 आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस. इस पूरे में स्क्वायरिंग करने के बाद में आई एम जस्ट हैविंग रूट 2 नाउ इन द होल ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज इरेशनल नंबर. But over in this step, that irrational number is being expressed as rational. So I am only speaking about root 2 over here, not root 3, क्योंकि ऊपर root 3 ऊपर की steps में तो square होके वो rational बन गया था. But अगर ये 2 जो आपका irrational number है, वो rational show हो रहा है इस step में, वो क्यों rational हो रहा है? क्योंकि आपने ऊपर main जो पहला step था उसको ही गलत assume किया था. अगर उसका assumption सही रखते तो आपका ये नहीं आंसर में यहाँ पर ये स्टेप नहीं आता. We are trying to show that we are doing wrong over here. हमने assumption जो गलत लिया उसी की वजह से हमें ऐसा गलत वाला आंसर मिल गया. ओके, और अगर ये 4 मार्कर हो तो 4 मार्कर ही, ये वाला तो आपका 3 मार्कर या 4 मार्कर में तो खैर पूछेंगे नहीं, पर ये वाला पर्टिकुलर सम तो 3 में ही आएगा, ये 2 में नहीं आएगा. ओके 3 मार्कर के लिए आप इतना ही करोगे इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको हम थोड़ा सा हायर लेवल ही गिनते हैं बिकॉज़ बोथ द नंबर्स आर इरेशनल गिवन. ओके, थैंक यू. So today you have to take exercise number 1.5 and 1.6 of your textbook as homework. और आपको इसको परसों between 4 to 6 Kavish, how to prove 1 upon root 2 plus root 3. Rationalize it first. 1 upon root 2 plus root 3 को अगर irrational prove करना है आपको, तो इसको आप रैशनलाइज करो. रूट 2 माइनस रूट 3 करके, तो नीचे आपका 4 माइनस 3 1 बन जाएगा. तो आपका ये सम हो जाएगा. फिर इसको फिर ये इसके जैसा बन गया जो आपका क्वेश्चन था. पहले रैशनलाइज करो, फिर इसको अज्यूम करो कि ये रैशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है. एंड देन द सेम स्टेप्स गिवन ओवर हियर. ठीक है? सो यू पीपल विल बी एबल टू डू दिस. राइट? इफ यू वांट आई कैन शेयर द सॉल्यूशंस. ये जो मैंने 5 सम किए हैं मैं उसको अभी ग्रुप में डाल देती हूँ. आपको रेफर करना है तो आप अपने होमवर्क को इसके अकॉर्डिंगली सबमिट करोगे. ओके, सो विल रैप अप द सेशन. एंड परसों हम लोग न्यू चैप्टर से बिगिन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ में. अनन्या, होमवर्क इज एक्सरसाइज 1.5 and 1.6. आदित्य एंड अदिति, रूट 3 ऑन अदर साइड कौन से सम में बोल रहे हो तुम? यही जो मैंने इररेशनल वाला प्रूव किया उसके लिए? वेट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ.
यस मैम। हाँ मैं बोल रही हूँ रूट 3 को दूसरी साइड नहीं ले सकते? कौन से वाले सम में बेटा? यही वाले बस। √2 माइनस √3 बचा ना आपका भी इसमें। √2 माइनस √3 को अब आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप √3 प्लस √2 में। हाँ आप किसी को भी उस तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। दोनों से सेम ही आएगा। अगर आप उसको √2 को LHS में रख के √3 को लेके जाओगे तो यहाँ पर आपका जो ये स्टेटमेंट √3 के फॉर्म में आएगा, इधर √3 बचेगा। तो आप √3 को भी जानते हो कि वो इरेशनल है। यू कैन टेक एनी नंबर, √2 या √3 में कोई रूल नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर को ही लेके जाना है। ओके मैम। ओके, I'll just unmute all of you. अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो feel free to ask. Call the day. Ma'am, Yeah. where do we have to submit our homework? आपको इसका स्नैपशॉट जो है वो ग्रुप को ओपन किया जाएगा 4 to 6 परसों 2 घंटे के लिए। सो आफ्टर योर सेशन और बिफोर आपको 4 to 5 o'clock को जब ये सेशन नेक्स्ट क्लास में फिनिश होगा तो 5 to 6 के बीच में आपको अपने होमवर्क को सबमिट करना रहेगा। Okay, ma'am. ओके, मैं 3 to 2 पहले नहीं कर सकती हूँ, उस टाइम पे कुछ दूसरा ऑलरेडी कमिटमेंट रहता है, तो मैं 4 to 6 में ग्रुप को ओपन करूंगी। 4 to 5 का लेक्चर फिनिश होने के बाद 5 to 6 में अपने होमवर्क को पोस्ट कर सकते हो। Okay, ma'am. Alright, see you all Yeah. tomorrow with a new chapter, quadratic equations. मैम Yeah.